हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत करते हैं हम आपका। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज योर की कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दिस टॉपिक इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अस अ लॉट। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं एंड हाउ द पीपल यूज टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। लेट्स कम अप विद द टॉपिक। Okay, let's start with the topic that is key concepts of organizational behavior. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में। इसमें 3 कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर पर्सनालिटी, सेकंड इज योर परसेप्शन एंड थर्ड इज योर मोटिवेशन। तो फर्स्ट इज पर्सनालिटी। हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी होती है जो उनके एक्शंस और इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है तो वो मीटिंग्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो ईजिली दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर लेगा। So that is there. Every individual has their own personality which influence their actions and interactions both. For example, if someone is an introvert person, they might not be very active in the meetings, while an extrovert person will engage easily with others. Both of the things are there. So that is your motivation. Second, we come towards the perception. Perception को हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ये नज़रिया होता है। तो यानी हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है वर्क प्लेस को देखने का। एक ही सिचुएशन को अलग लोग अलग तरीके से परसीव करते हैं। दैट इज योर परसेप्शन। दिस रिफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट द वर्क प्लेस। द सेम सिचुएशन कैन बी perceived डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। दिस इज देयर। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, मैस्लोज की थ्योरी है या हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, तो उसमें डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज एक्चुअली अ मोटिवेशन इज। तो हम समझते हैं कि किसी तरह से इंडिविजुअल्स मोटिवेट होते हैं। किस तरीके से होते हैं? जैसे अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो उन्हें काम करने का मन नहीं करेगा, उनका इंटरेस्ट लेवल बहुत डाउन होगा। ठीक है, इफ देयर बेसिक नीड्स आर नॉट मेट दे माइट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन देयर वर्क प्लेस। जैसे हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती जाती हैं, फुलफिल होती रहती हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज मोटिवेशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू दी सेकेंड, दैट इज योर ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप बिहेवियर क्या है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज योर टीम डायनामिक्स, second is group thinking or you can say group think, and third is your conflict resolution. तो पहले हम बात करेंगे टीम डायनामिक्स की। टीम में इंटरैक्शंस और परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जब लोग एक टीम में काम करते हैं तो उनका जो इंटरैक्शन स्टाइल होता है और परफॉर्मेंस होता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है वो। ठीक है, इंटरैक्शंस और जो परफॉर्मेंस है विद इन द टीम्स आर वेरी क्रूशियल। How people communicate and collaborate within a team directly impacts the overall performance and productivity. Both, दोनों चीज़ों पे असर करता है। Then next is your group think. जब सब लोग एक ही कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मिल के बात करने की कोशिश करते हैं, एक ही पॉइंट पर आके सब तैयार हो जाते हैं, तो कभी कभी ये ग्रुप के लिए गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उन इसकी वजह से जो रिस्क है वो भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि सब एक ही डिसीजन पे आके रुक जाते हैं। सबके व्यूज़ जो हैं एक ही जगह आके एक ही पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। दैट इज ग्रुप थिंक। व्हेन एवरीवन ट्राइज टू क्रिएट अ कंसेंसस समथिंग, दिस कैन लीड टू पुअर डिसीजंस। द प्रेशर टू अग्री विद द ग्रुप कैन इंक्रीज द रिस्क एंड लीड टू मिस्टेक्स। जब हम सब एक ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम अपने डिसीजंस ना बता करके हम किसी एक के डिसीजन पर ही अग्री हो जाते हैं। यानी कि आप उसे मान सकते हैं कि आप प्रेशर में भी अग्री हो रहे हैं तो भी हम गलत कर रहे हैं, और अगर हम बिना सोचे अग्री कर रहे हैं तब भी हम गलत कर रहे हैं। तो दैट इज देयर, दैट इज नोन एज योर ग्रुप थिंकिंग। नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। टीम में डिसएग्रीमेंट्स होना नॉर्मल सी बात है, पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज ना किए जाएं तो ये टीम की परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब डिसएग्रीमेंट्स आर नॉर्मल,
इन टीम्स, बट इफ नॉट मैनेज्ड वेल, अगर आपने उसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हार्म द टीम्स परफॉर्मेंस, फिर वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को हार्म करेगा. दैट इज नोन एज योर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. Next is your leadership. Now we are coming to the leadership. लीडरशिप में भी आपकी तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल, सेकेंड इज़ पावर एंड इन्फ्लुएंस, एंड थर्ड इज़ योर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल की. अलग अलग लीडर स्टाइल्स होते हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है और ट्रांसफॉर्मेशनल है. ठीक है, हर एक स्टाइल का अपना इम्पैक्ट होता है. So there are different leadership styles like autocratic, democratic, transformational. Each of these has a different impact on the team and the organization. हर लीडर का काम करने का तरीका अलग होता है. कभी वो सबको साथ लेके चलते हैं, सबके डिसीजंस को सुनना चाहते हैं, कहीं पर वो सिर्फ अपने ही पॉइंट्स को रख कर काम कराना चाहते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन और द लीडर. नेक्स्ट इज योर पावर एंड इन्फ्लुएंस. नाउ पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या है? पावर एंड इन्फ्लुएंस अगर मैं बोलूँ तो लीडर्स के पास पावर के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं. जैसे कोई लीडर अपनी एक्सपर्टाइज या पोजीशन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है. दैट इज देयर मीन्स लीडर्स हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर सच एज एक्सपर्टाइज और पोजीशन विच दे यूज टू इन्फ्लुएंस अदर, जिससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और यू कैन से द एम्प्लॉयज आर इन्फ्लुएंस्ड विद देम. That is your power and influence. Next is your decision making. Now leadership का काफ़ी बड़ा रोल होता है इफेक्टिव डिसीजन में. डिसीजन मेकिंग में आप कह सकते हैं अच्छी डिसीजंस वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइंड होते हैं, कि हमें मेन मोटिव हमारा गोल्स को फुलफिल करना ही है, गोल्स को अचीव करना है. So leaders play a crucial role in effective decision making. Good decisions are those that align with the organizational goals. Now next is your the fourth point is organizational culture. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में, तो यहाँ पे आपके पहले आता है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स. हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को शेप करते हैं. ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, यू कैन से, विच शेप द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़. जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल डायमेंशंस, और यू कैन से कल्चरल डाइवर्सिटी, आप ये भी कह सकते हैं. जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके बीच जो कल्चरल डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी होता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर या वर्क एनवायरनमेंट जो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. दैट इज़ योर कल्चरल डायमेंशंस. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है? यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है या वर्क एनवायरनमेंट है जो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. यही हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में बात की थी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाइमेट की भी बात करें तो दैट इज़ देयर. डिफरेंट कल्चर होता है. कल्चर डाइवर्सिटी में या कल्चर डायमेंशन में यही था कि व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है या वर्क एनवायरनमेंट है जो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. दिस रिफर्स टू द ओवरऑल एटमॉस्फेयर, जो पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एनवायरनमेंट है विच अफेक्ट्स द एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस बोथ. दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आता है सबसे पहले. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? यानी एक दूसरे के साथ पर्सनल इंटरैक्शन जिसमें इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं. दिस refers to the personal interaction where information and ideas are exchanged between the individuals. That is there.
Next is your organizational communication. Now we come towards the organizational communication. ये होता है information का flow across the entire organization. Effective communication ensures smooth functioning of the organization. ठीक है, this is the flow, you can say flow of the information across the entire organization. ठीक है. Now let's come to the other point. कम्युनिकेशन में आपने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन समझ लिया, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. बैरियर्स क्या है? अब बैरियर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं ना. ठीक है. जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी बात कोई सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, आपके साथ काम करने वाले हैं वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो दैट इज़ द बैरियर. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और पीछे कोई म्यूज़िक चल रहा है, तो आपकी बात सामने वाले को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि म्यूज़िक तेज़ होगा, नॉइज़ क्रिएट कर रहा होगा, तो आपकी जो बात है क्लियर वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा. तो दैट इज़ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स. अभी जब हम आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स भी पढ़ेंगे. ठीक है. Now, after barriers to communication, we are coming to the sixth point, that is your organizational structure. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो पहले आता है हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर. फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? यानी रोल्स और अथॉरिटीज़, जो हायरार्कीज़, वो अथॉरिटी ऑफ हायरार्कीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड होती हैं. That is your formal. These are the roles and authority that are defined within the organization. ठीक है. मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये एक हायरार्की के फॉर्म में चलता है. तो फॉर्मल स्ट्रक्चर इज देयर, रोल्स एंड अथॉरिटीज़ जहाँ पे हम डिफाइन करते थे. ना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. इनफॉर्मल ये वो सोशल रिलेशनशिप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रूल्स के बियॉन्ड होता है. ठीक है. तो दीज आर दी सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द फॉर्मल रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं. तो दैट इज़ योर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो फॉर्मल क्या है? जहाँ पे आप काम की बात कर रहे होते हैं. ठीक है. जहाँ पे आपको डिफाइंड रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसको हम फॉर्मल कहते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक टीचर से बात कर रहा है, तो दैट इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. अगर स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं तो दैट कैन बी इन फॉर्मल स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्पैन ऑफ कंट्रोल. अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? अगर यहीं पे बात करें तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ मैनेजर ओवरसीज. ठीक है. तो इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज दैट अ मैनेजर और सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग और मैनेजिंग डायरेक्टली. दैट इज देयर. ठीक है. इसको हम दोनों तरीके से बोलते हैं. क्या मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक मैनेजर के नीचे कितने लोग काम करते हैं. डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का यही मतलब है. अब यहाँ पे दो तरीके के स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं. एक तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है और दूसरा होता है नैरो. वाइड क्या है? जब एक मैनेजर काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुपरवाइज करता है, जैसे जिसे हम फ्लैट स्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं. और अगर हम नैरो के बारे में बात करें तो जब एक मैनेजर के नीचे कम लोग होते हैं, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो उसे हम नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं. ठीक है. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स व्हेन अ मैनेजर सुपरवाइज अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. तो दैट इज अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. नैरो में आएगा कि व्हेन अ मैनेजर सुपरवाइज अ स्मॉलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. This is often found in organization with the hierarchical structure where there are multiple levels of management. So that is your span of control. Span of control के बाद अब हम आगे आते हैं जिसे हम कहते हैं change management. ठीक है. तो change management क्या है? और बात हम अगर इसकी बात करें चेंज मैनेजमेंट के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के प्रोसेस हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है. ठीक है. तो अगर हम चेंज मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है,
सेकेंड वी हैव रेजिस्टेंस टू चेंज, थर्ड इज योर चेंज मॉडल्स। 3 पॉइंट्स हैं इसके भी। तो अगर हम चेंज मैनेजमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने सिस्टम्स, अपने प्रोसेसेस या स्ट्रक्चर्स में बदलाव करता है ताकि वो अपने गोल्स को और बेहतर तरीके से अचीव कर सके। ये चेंजेस न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी है, या एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिसेस के रूप में भी ले सकते हैं। तो दैट इज़ योर चेंज मैनेजमेंट। ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ ये टीम मेंबर्स नए चेंजेस को अपनाने में रेजिस्टेंस दिखाते हैं तो उसे रेजिस्टेंस टू चेंज कहते हैं। ठीक है। लोग नए चीज़ों से डरते हैं और उन्हें अपने पुराने तरीकों से काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो वहाँ पर चीज़ें आती हैं। जहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज को अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इसको कहते हैं बदलाव का विरोध करना। चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, दैट इज़ देयर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का एग्जांपल बताऊं तो एक कंपनी ने अपने पुराने मैनुअल सिस्टम को एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज था जिसे इम्प्लीमेंट करना था ताकि काम काफ़ी इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट तरीके से हो पाए। तो दैट इज शिफ्टिंग टू अ न्यू स्टेट, दैट इज नोन एज योर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और रेजिस्टेंस टू चेंज की जहां हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि अब उन्हें रिमोट वर्क की जगह ऑफिस आकर काम करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज़ के लिए बदलाव को अपनाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्हें रिमोट वर्क का फ्लेक्सिबिलिटी पसंद थी। वो कहीं भी किसी भी समय जाके अपना काम करते थे। ये रेजिस्टेंस टू चेंज का एग्जाम्पल होगा क्योंकि यहाँ उन्हें दिक्कत होगी, ओवरकमिंग द फेयर टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर चेंज मॉडल, बदलाव के मॉडल्स। ऑर्गेनाइजेशन चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मॉडल्स और फ्रेमवर्क होते हैं जो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, आगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो यहाँ पे चेंज मॉडल्स की बात की है। ठीक है। लुइस चेंज मॉडल है, लुइन का बदलाव मॉडल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पहले का सिस्टम तोड़ना, बदलाव का इम्प्लीमेंट करना, फिर नए सिस्टम्स को स्टेबल बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंज मॉडल्स में आती हैं। ठीक है। अगर मैं अनफ्रीज की बात करूँ, जो ये लुइस है, इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिफाइन किया था। पहला था अनफ्रीज, दूसरा था चेंज और थर्ड था आपका रीफ्रीज। तो जो पहला है अनफ्रीज, इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करता है और बदलाव को ज़रूरी दिखाता है। ठीक है। तो पहला तो ये था। सेकंड उन्होंने जो किया था दैट वाज चेंज, बदलाव का इम्प्लीमेंटेशन। ये स्टेज है जहाँ पर नए प्रोसेसेस या सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन थर्ड उन्होंने लिखा था रीफ्रीज के बारे में, जहाँ पे नया सिस्टम्स को स्टेबल बनाना था। इस स्टेज में नए चेंजेस को स्टेबलाइज किया जाता है और सबको नए सिस्टम्स में एडजस्ट होने में मदद दी जाती है। तो दैट इज देयर, दैट इज नोन एज योर चेंज मॉडल। अब हम आगे आते हैं योर 8th पॉइंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी यहाँ 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब्ड है। फर्स्ट इज योर रैशनल डिसीजन मेकिंग, सेकेंड इज योर बाउंडेड रैशनैलिटी एंड थर्ड इज योर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल डिसीजन मेकिंग की। रैशनल डिसीजन मेकिंग इसका मतलब है कि एक ऐसा डिसीजन लेना जिसमें हम सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लॉजिकली एनालाइज करते हैं और फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। तो दैट इज़ योर रैशनल डिसीजन मेकिंग, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी को अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। अगर कंपनी रैशनल डिसीजन मेकिंग फॉलो करती है तो पहले वो मार्केट रिसर्च करेगी, कस्टमर्स नीड्स समझेगी, कॉम्पिटिटर्स को देखेगी और फिर सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगी जो मार्केट में सक्सेसफुल हो। ठीक है। तो दैट इज़ योर रैशनल डिसीजन मेकिंग। It means making a decision where we logically analyze all available information and then choose the best option. That is there. ठीक है। अभी मैंने यही बताया कि कंपनी wants to launch a new product in the market.
यही एग्जाम्पल है आपका. इफ द कंपनी फॉलोज द रैशनल डिसीजन मेकिंग, दे विल फर्स्ट कंडक्ट द मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स, and then design a product that has the highest chance of success in the market. मतलब मार्केट में सक्सेसफुल हो उनका प्रोडक्ट. तो दैट इज योर रैशनल डिसीजन मेकिंग. अब आगे हम बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी की. ये कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास हर वक्त सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती और हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं. इसलिए हम अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई करते हैं और सेटिस्फाइंग यानी कि सफिशेंटली गुड बनाते हैं डिसीजन लेते हैं, ना कि परफेक्टली रैशनल डिसीजन लेंगे. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मैनेजर को अपनी टीम के लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर चूज़ करना है. ठीक है, सपोज अ मैनेजर नीड्स टू चूज अ न्यू सॉफ्टवेयर फॉर द टीम, बट दे आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड कैन नॉट कंडक्ट थ्रू रिसर्च इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द परफेक्ट ऑप्शन. ठीक है, मतलब कि उनके पास टाइम नहीं है, कम है और रिसर्च करने का वक्त भी लिमिटेड है. तो मैनेजर बेस्ट ऑप्शन को ढूंढने के बजाय एक सॉफ्टवेयर चूज करेगा जो काफ़ी अच्छा हो और जो जल्दी मिल सके. ये बाउंडेड रैशनैलिटी है. ठीक है, गुड इनफ हो. ठीक है, बट नॉट नेसेसरली परफेक्ट, यू कैन से. दिस इज योर बाउंडेड रैशनैलिटी. आगे हम बात करेंगे, दैट इज योर ग्रुप डिसीजन मेकिंग. ग्रुप डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल में मिल के कर डिसीजन लेते हैं. ग्रुप डिसीजन मेकिंग का फ़ायदा ये है कि हर किसी की अलग पर्सपेक्टिव और आइडियाज़ मिलते हैं जो डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं. लेकिन कभी कभी ग्रुप थिंकिंग भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप थिंकिंग जो अभी ऊपर बात कर रहे थे पिछले पॉइंट्स में, वही चीज़ है जिसमें सब लोग एक ही राय बनाने की कोशिश करते हैं जो गलत डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि एक टीम को अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है. अगर टीम मेंबर्स अपने आइडिया शेयर करते हैं और सब मिलकर बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं तो ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग है. लेकिन अगर सब लोग सिर्फ एक पर्सन के ओपिनियन को फॉलो करते हैं बिना किसी डिस्कशन के, तो ये ग्रुप थिंकिंग होगा. हो सकता है जो गलत डिसीजन जो है डिसाइड किया गया वो सबके लिए गलत हो जाए. तो दैट इज़ देयर. तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है? दिस इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू मेक अ डिसीजन. द बेनिफिट ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज दैट यू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़. आपके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ आ जाते हैं और फिर आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. और अगर विच कैन लीड टू बेटर डिसीजन होगा. लेकिन अगर आप इसको ग्रुप थिंक लेते हैं तो वेयर एवरीवन ट्राइज टू अग्री विद ईच अदर, तो लीडिंग टू अ पुअर डिसीजन, वो पुअर डिसीजन भी हो सकता है. इसलिए सबको अपने पर्सपेक्टिव्स और अपने आइडियाज़ भी शेयर करने चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. दैट इज़ देयर. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी यही बताया कि इफ़ टीम मेंबर शेयर देयर आइडियाज़ एंड कोलैबोरेट टू चूज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, इट्स ग्रुप डिसीजन. तो वहाँ पर वो ग्रुप डिसीजन. तो आज हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बात कर ली, सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी है. ठीक है, दिस वाज योर की कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी. आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. मैं उसको अगेन रिपीट कर दूंगी. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए इसमें टॉपिक में तो आई विल कम अप विद द न्यू वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ यू पीपल फील आफ्टर जस्ट दिस वीडियो. ठीक है, थैंक यू सो मच.